नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विंडो में। आज के सामान्य अध्ययन के सेशन में हम समझने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र को, जिसमें हम जानेंगे हमारे शरीर में पाई जाने वाली रक्त वाहिनियों, धमनियाँ, सिराएं और केशिकाएं क्या होती हैं और ये क्या कार्य करती हैं। उसके बाद हम समझेंगे रक्त के मार्ग को, और वीडियो के लास्ट में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। ये वीडियो होने वाली है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और जो साथी आज पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन रक्त परिसंचरण तंत्र को। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, श्वसन गैसों, हार्मोन्स एवं उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, हमारे शरीर में जो ये तंत्र है जिससे हमारे शरीर में पोषक पदार्थ, श्वसन गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन किया जाता है, वो सारा तंत्र मिलकर के कहलाता है परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। ये भी आपने याद रखना है कि विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगर हम रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार की बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। उनमें से पहला है बंद और दूसरा है खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र। बंद की अगर हम बात करें तो बंद प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त नलिकाओं में बहता है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है कि बंद प्रकार का जो रक्त परिसंचरण तंत्र होगा उसमें जो रक्त है वो नलिकाओं में बहेगा। जबकि अगर हम बात करें खुले परिसंचरण तंत्र की तो इसमें जो रक्त है वो सीधे रक्त गुहा, जिसे हम हेमोसील के नाम से जानते हैं, में पहुंच जाता है। ये इनमें प्रमुख अंतर है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में। तो बंद में होता है रक्त नलिकाओं में रक्त का प्रवाह, जबकि खुले परिसंचरण तंत्र में जो रक्त है वो सीधे पहुंच जाता है रक्त गुहा में। अब अगर हम अगला अंतर देखें इन दोनों में तो वो ये है कि जो बंद परिसंचरण तंत्र है उसमें रक्त एक निश्चित दाब के साथ बहता है। देखिए, ये यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि जो बंद परिसंचरण तंत्र है उसमें जो रक्त का दाब है उसका निश्चित दाब बना रहता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये रक्त है यहाँ बंद परिसंचरण तंत्र में नलिकाओं में बह रहा है। नलिकाओं में बहने के कारण यहाँ पर को जो दाब है वो निश्चित बना रहता है। जबकि अगर हम बात करें खुले परिसंचरण तंत्र की तो इसमें रक्त बिना किसी दाब के प्रवाहित होता है। अगले अंतर की बात करें तो वो ये है कि जो बंद परिसंचरण तंत्र है उसमें रक्त का बहाव तेज गति से होता है, जबकि जो खुला परिसंचरण तंत्र है उसमें रक्त का बहाव धीमी गति से होता है। तो ये प्रमुख अंतर हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में। ये भी आपने याद रखने हैं कि जो बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र है वो नलिकाओं में होगा, निश्चित दाब होगा उसमें और तेज गति से होगा। जबकि जो खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र है उसमें रक्त सीधे रक्त गुहा में पहुंच जाएगा, रक्त बिना किसी दाब के बहता है और रक्त धीमी गति से बहता है। तो ये है रक्त परिसंचरण तंत्र के दोनों प्रकारों में अंतर। कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में रक्त परिसंचरण तंत्र के इन दोनों प्रकारों से क्वेश्चंस बनते हैं और वो इनके एग्जाम्पल से भी बनते हैं। तो देखिए, इनके एग्जाम्पल्स हैं। जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है स्तनधारियों में, जिसमें हम मनुष्य स्वयं आते हैं और बाकी अन्य सभी स्तनधारी। इसके बाद ये पाया जाता है पक्षी समूह में, जिसमें सारी बर्ड्स आती हैं। एनिलिडा संघ में, जैसे कि केंचुआ, इनमें पाया जाता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। और अगर हम बात करें खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र के उदाहरण की तो वह है आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं टिड्डा, कॉकरोच, केकड़ा, मकड़ी और बिच्छू। और दूसरा जो संघ है वह है मोलस्का संघ, जिसमें आता है घोंगा। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब देखते हैं हम कि रक्त परिसंचरण तंत्र को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र का जो प्रथम भाग है वो है रक्त, जिसके बारे में हमने अपनी पिछले सेशन में जान लिया था। जिन लोगों ने वो क्लास ज्वाइन नहीं की थी उनके लिए लिंक यहाँ आई टैब में आ रहा है। आप यहाँ से जाके रक्त के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद जो रक्त परिसंचरण तंत्र का दूसरा भाग है वह है रक्त वाहिनियाँ, जिनके बारे में आज हम समझने वाले हैं। और इसके बाद जो रक्त परिसंचरण तंत्र का तीसरा भाग है वह है हार्ट, हृदय। हृदय के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज हम समझेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में।
चलिए जानते हैं ये रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। देखिए जो रक्त वाहिनियाँ हैं जिनको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम नसें कह देते हैं, ये जो नसें हैं ये हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती हैं, जो कि हैं धमनियाँ, आर्टरीज, शिराएँ, वेन्स और केशिकाएँ, कैपिलरीज। तो 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ हैं जिन्हें हम सामान्य बोलचाल की भाषा में नसें कह देते हैं। अब देखिए नसों की अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं धमनियों की। देखिए जो धमनियाँ हैं ये हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। जो धमनियाँ हैं वो हमारे हार्ट से ब्लड को ले जाएंगी हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की ओर को। जबकि अगर हम बात करें शिराओं की, तो जो शिराएं हैं ये शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक लेकर आती हैं। इसके बाद जो अंतिम रक्त वाहिनियां हैं वह है केशिकाएं। और जो केशिकाएं हैं ये पोषक पदार्थों, वर्ज्य पदार्थों, गैसों आदि का आदान प्रदान करती हैं। तो कुछ इस प्रकार से रक्त वाहिनियां हैं 3 प्रकार की। पहली हैं धमनी, आर्टरीज, दूसरी हैं सिराएं, वेन्स और तीसरी हैं केशिकाएं, कैपिलरीज। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम समझते हैं। धमनियाँ, आर्टरीज। धमनियों के बारे में भी हमने जाना था कि जो धमनियाँ हैं वो ऐसी रक्त वाहिनियाँ हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं। ये महत्वपूर्ण बात है जो आपने याद रखनी है कि ये ऐसी वाहिनियाँ हैं जो हृदय से रक्त को ले जाएंगी कहाँ तक, हमारे विभिन्न अंगों तक। ये हार्ट से ले जाएंगी ब्लड को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। तो धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है वो हृदय से जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। अब देखिए जो हृदय है, ये जो हार्ट है हमारा, ये इस रक्त को, ये इस ब्लड को बहुत तेजी से पंप करता है। ये यहाँ से बहुत तेजी से पंप करता है। तो इसलिए जो हमारी धमनियां हैं इनमें रक्त का दाब अधिक होता है। ये भी आपने याद रखना है कि धमनियों में रक्त का दाब अधिक होता है। और देखिए ये जो रक्त का दाब है, अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त दाब धमनियों में कितना होता है, ये होता है 120 mmHg। ये भी आपने याद रखना है, 120 mmHg का रक्तदाब होता है। और जिस यंत्र के द्वारा ये रक्तदाब नापा जाता है उसे कहते हैं हम स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है रक्तदाब, ये भी आपने याद रखना है। और जो रक्तदाब होता है वो धमनियों का रक्तदाब ये मापता है। क्योंकि धमनियों में रक्तदाब बहुत अधिक है, इसलिए जो धमनियों की दीवारें होती हैं वो होती हैं मोटी। ये भी आपने याद रखना है कि धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं। और ये जो धमनियां हैं ये हमारे शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। धमनियों में कपाट या फिर वॉल्व नहीं होते हैं। ये जो वॉल्व या फिर कपाट हैं ये रक्त की विपरीत गति को रोकते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल से शिराओं में जानेंगे। यहाँ आप समझ लीजिए कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। और देखिए जो धमनियां हैं जो कि ले जा रही हैं रक्त को हृदय से हमारे शरीर के अंगों की ओर को, ये ले जाती हैं ऑक्सीजनित रक्त। ये आपने याद रखना है, जो ऑक्सीजनित रक्त है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ले जाती हैं धमनियाँ, आर्टरीज। अब इस ऑक्सीजनित रक्त या फिर ऑक्सीजनेटेड रक्त को कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त, इसे कहा जाता है शुद्ध रक्त। तो जब आपसे पूछा जाए कि शुद्ध रक्त को कौन सी वाहिनी ले जाती है, वो है धमनी। तो शुद्ध रक्त को ले जाएगी धमनी। देखिए इसको याद करने का तरीका है शुद्ध, यहाँ आ रहा है ध और ये हो रहा है ध से स्टार्ट। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। देखिए शु और ध, तो जो ध आ रहा है इसको आप समझ लीजिए ये है। यहाँ से इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया शुद्ध और ये हो गया धमनी। तो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं धमनी। इस प्रकार से जो धमनियां हैं वो ले गई हैं ऑक्सीजनित रक्त को। अब अगर हम बात करें कि क्या कोई ऐसी धमनी भी है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजनित रक्त को नहीं ले जाती है, तो देखिए वो धमनी है फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जो फुफ्फुस धमनी है ये रक्त को ले जाती है कहाँ से, हमारे हार्ट से, हमारे हृदय से ले जाती है लंग की ओर को। ये ले जाती है हमारे लंग को, ये फेफड़ों को ले जाती है। ये जो फुफ्फुस धमनी है ये रक्त को ले जाती है हृदय से फेफड़ों की ओर को। और जो ये रक्त होता है ये हार्ट से जो लंग की ओर को जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए जो फुफ्फुस धमनी है वो इन धमनियों का अपवाद भी है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है जो कि जाता है लंग, फेफड़ों की ओर को, जहां से ये फिर से ऑक्सीजनित होकर के पहुंचता है हृदय में। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो वह है महाधमनी एरोटा। तो कुछ इस प्रकार से ये है धमनियों के बारे में। चलिए अब जानते हैं शिराओं या फिर वेन्स के बारे में। देखिए अगर हम बात करें शिराओं की, तो जो ये शिराएं हैं ये शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक लेकर आती हैं। ये इनकी प्रमुख बात है, ये शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में लेकर के आएंगी। अब देखिए अगर हम बात करें रक्त के दाब की,
तो यहाँ पर को जो रक्त का दाब होता है वो कम होता है। शिराओं में जो रक्त का दाब है वो कम होता है और ये होता है 80 mmHg। ये भी आपने याद रखना है, जो शिराओं में रक्त का दाब होता है वो होता है 80 mmHg। क्योंकि शिराओं में रक्त का दाब कम रहता है इसलिए शिराओं की जो दीवारें हैं वो पतली तथा लचीली होती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो शिराओं की दीवारें हैं वो पतली और लचीली हो जाती हैं। इसके साथ ही जो शिराएं हैं ये हमारे शरीर के ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं। ये हमारे शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होती हैं और हमें स्पष्ट रूप से दिख भी जाती हैं। देखिए यहाँ पर को आपको दिख रही है जो ये हैं शिराएं या फिर वेन्स। तो हमारे शरीर की जो ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं, जो हमें आसानी से दिखती भी हैं, वो कहलाती हैं शिराएं या फिर वेन्स। और इन शिराओं में पाए जाते हैं कपाट या फिर वॉल्व। अभी हमने जाना था आर्टरीज में, धमनियों में हमने जाना था कि वहां कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि यहाँ शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। अब देखिए पहले हम जानते हैं कि ये कपाट क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। देखिए कपाट कुछ इस प्रकार की रचना है। अब समझ लीजिए ये है हमारी शिरा, ये है शिरा और यहाँ पर को जो ये रचना आपको दिखाई दे रही है ये है कपाट। देखिए क्या होता है, जब रक्त इसमें प्रवाहित होता है तो ये कपाट खुल जाते हैं और ये रक्त की दिशा को एक ओर को बना के रखते हैं। अब अगर रक्त इसमें वापस नीचे को आना चाहे तो क्या होगा, देखिए ये जो कपाट हैं ये बंद हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से शिराओं में जो कपाट हैं वो पाए जाते हैं और ये कपाट या फिर वॉल्व रक्त की दिशा को एक ओर को बना के रखते हैं। ये जो कपाट हैं ये शिराओं में ही क्यों पाए जाते होंगे? अभी हमने जाना था कि कपाट या फिर वॉल्व ये धमनियों में, आर्टरीज में नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये शिराओं में पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, देखिए जब धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है तो वो अत्यधिक दाब के साथ प्रवाहित होता है, जबकि जब शिराओं में रक्त प्रवाहित होता है तो ये बहुत कम दाब के साथ प्रवाहित होता है। शिराओं में रक्तदाब की कमी के कारण ये संभावना बन जाती है कि शिराओं में जो रक्त है वो विपरीत दिशा में प्रवाहित हो सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए शिराओं में है कपाट या फिर वॉल्व, जबकि धमनियों में रक्तदाब बहुत अधिक होता है इसलिए रक्त विपरीत दिशा में प्रवाहित नहीं हो पाता है और इसीलिए उनमें कपाट या फिर वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई शिराओं के बारे में कि शिराओं में पाए जाते हैं कपाट। चलिए और कुछ जानते हैं शिराओं के बारे में। देखिए जो शिराएं हैं उनमें जो रक्त प्रवाहित होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अभी हमने जाना था धमनियों के बारे में, उनमें हमने देखा था कि जो रक्त प्रवाहित होता है वो होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त, जबकि हम कह रहे हैं शिराओं में होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित। और देखिए इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर को जो शिराएं हैं उनका रंग हो गया है नीला। तो जो ये नीले रंग की वाहिनी आपको दिख रही हैं ये हैं शिराएं, जबकि जो लाल रंग की आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं धमनियां जिनमें प्रवाहित हो रहा है ऑक्सीजनित रक्त। तो शिराओं में प्रवाहित हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जिनका रंग हो गया है नीला, और जबकि जिनका रंग है लाल वो हैं धमनियां और इनमें प्रवाहित हो रहा है ऑक्सीजनित रक्त। अगर हम बात करें कि क्या कोई ऐसी शिरा भी है जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, तो एक ऐसी शिरा भी है जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, वो है फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन। अब देखिए ये फिर से फुफ्फुस शिरा लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये है कहाँ से आएगी, ये आएगी लंग से। ये फेफड़ों से आ रही है कहाँ को, हार्ट को। ये आ रही फेफड़ों से हार्ट को। तो ये फेफड़ों से आ रही है हृदय को लेकर के ऑक्सीजनित रक्त। तो ये ऑक्सीजनित रक्त जो फेफड़ों से आता है हृदय को वो लाया जाता है फुफ्फुस शिरा के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो फुफ्फुस शिरा है और फुफ्फुस धमनी है इनमें कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी ऐसी शिरा है जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, तो वहां पर को जो आपका आंसर होगा वो होगा फुफ्फुस शिरा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है, तो वह है फुफ्फुस धमनी। तो कुछ इस प्रकार से फुफ्फुस शिरा है शिराओं का अपवाद, क्योंकि इसमें प्रवाहित होता है ऑक्सीजनित रक्त। और अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है हमारे शरीर में, तो वो होती है महाशिरा या फिर वीना कावा। तो ये सब कुछ था शिराओं के बारे में। एक बार हम धमनी और शिरा का कंपेयर करके देख लेते हैं। देखिए धमनियों के बारे में जो पहली बात हमने जानी थी वो ये है कि ये हृदय से रक्त को ले जाती हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक, जबकि शिराओं की बात करें तो ये विभिन्न अंगों से रक्त को लाती हैं हृदय तक। दूसरी बात, धमनियों में रक्त का दाब होता है अधिक और शिराओं में होता है रक्त का दाब कम। धमनियों की जो दीवारें हैं वो होती हैं मोटी और जो शिराओं की दीवारें हैं वो होती हैं पतली। देखिए यहाँ एक बात और समझ लीजिए, जो धमनी या शिराओं की आंतरिक गुहा होती है, जो अंदर का भाग होता है, वो कहलाता है ल्यूमेन। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आंतरिक भाग है धमनी या शिरा का उसे क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ल्यूमेन। तो धमनियों की जो दीवारें हैं वो होती हैं मोटी और इसका जो आंतरिक भाग है उसे कहा जाता है ल्यूमेन,
और शिराओं की दीवारें होती है पतली, इसका भी जो आंतरिक भाग है उसे कहा जाता है ल्यूमेन। देखिए धमनियों की जो आंतरिक गुहा होती है वो होती है संकरी, जबकि शिराओं की जो आंतरिक गुहा होती है वो होती है चौड़ी। इसके बाद धमनियाँ शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, जबकि जो शिराएं हैं वो ऊपरी सतह पर स्थित होती हैं। कपाट की बात करें तो धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिराओं में कपाट या फिर वॉल्व पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि धमनियों में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, तो देखिए धमनियों में ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, जबकि शिराओं में प्रवाहित होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। और इनका जो अपवाद है वो है फुफ्फुस धमनी, जो कि ले जाती है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, और फुफ्फुस सिरा, जो कि ले जाती है ऑक्सीजनित रक्त को। तो कुछ इस प्रकार से ये अंतर है धमनी और शिरा में। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। अब हम समझ लेते हैं केशिकाएं या फिर कैपिलरीज के बारे में। केशिकाएं या फिर कैपिलरीज ये बहुत पतली रुधिर नलिकाएं होती हैं, जिनका जाल हमारे पूरे शरीर में होता है। आपने कभी ये अनुभव किया होगा कि अगर आपके हाथ या पाँव में कहीं हल्का सा कट लग जाए तो उस जगह से हल्का सा ब्लड बहने लग जाता है, बूंद बूंद करके वो रक्त गिरने लग जाता है। वो जो रक्त वहां से बहता है वो कैपिलरीज से निकलता है, वो निकलता है केशिकाओं के द्वारा। अब देखिए जो केशिकाएं हैं, ये जो केशिकाएं हैं ये बहुत पतली रक्त नलिकाएं हैं जो धमनियों और शिराओं को जोड़ती हैं। ये आपने याद रखना है कि धमनियों और शिराओं को जोड़ रही हैं। देखिए यहाँ है धमनियाँ और ये हैं शिराएं। ये धमनी और शिरा को जोड़ के बनी हैं केशिकाएं। ये बहुत ही पतली नलिकाएं होती हैं। अगली बात जो है केशिकाओं के बारे में वो ये है कि केशिकाओं के द्वारा पोषक पदार्थों, वर्ज्य पदार्थों और गैसों का कोशिकाओं के बीच आदान प्रदान होता है। देखिए कोशिकाओं के बीच जो पोषक पदार्थों, वर्ज्य पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान होता है वो इन केशिकाओं या फिर कैपिलरीज के द्वारा ही होता है। तो यह है केशिकाएं। अब देखिए हमारे शरीर में जो रक्त का मार्ग है उसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए हमारे शरीर में जो रक्त का मार्ग है वो कुछ इस प्रकार का है। ये रहा हमारा हृदय। हार्ट से हमारा जो रक्त है वो महाधमनी एरोटा से होता हुआ पहुंचता है धमनी में, आर्टरीज में, और धमनी जो है वो बढ़ जाती हैं आर्टियोल्स में, जिन्हें हम कहते हैं धमनिकाएं। आर्टियोल्स बढ़ गई हैं बहुत सारी केशिकाओं में। ये जो केशिकाएं कैपिलरीज हैं ये मिल जाती हैं वेन्यूल्स से, जिन्हें हम कहते हैं शिरिकाएं, और जो शिरिकाएं हैं ये मिल जाती हैं शिराएं या फिर वेन से। तो कुछ इस प्रकार से देखिए रक्त आयात हृदय से, हार्ट से महाधमनी में, एरोटा में, एरोटा से आया धमनी आर्टी में, उसके बाद धमनी का आर्टियोल्स में, फिर केशिकाएं कैपिलरीज में, फिर शिरिकाएं वेन्यूल्स में, और फिर वेन्स में। और इसके बाद जो रक्त है वो वेन से पहुंचा महाशिरा वीना कैवा में, और यहाँ से फिर से पहुंच गया हमारे हृदय में। और इस हृदय के बारे में हम जानेंगे अपने अगले सेशन में। तो कुछ इस प्रकार से हमारे शरीर में जो रक्त का मार्ग है वो ऐसे बनता है। हृदय से महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, फिर धमनिकाएं, फिर केशिकाएं, शिरिकाएं, शिराएं, और महाशिरा से होता हुआ फिर से हार्ट में। तो कुछ इस प्रकार से ये सब कुछ था हमारी रक्त वाहिनियों के बारे में। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा आज का पहला प्रश्न। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? यहां पर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाती है? अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त की बात यहाँ पर पूछी जा रही है आपसे। तो वो कौन सी धमनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ले जाती है? तो यह है फुफ्फुस धमनी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है किस रक्त वाहिनियों का व्यास सबसे छोटा होता है? देखिए सबसे पतली जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कोई है केशिका कैपिलरीज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। केशिकाएं ऐसी रक्त वाहिनियां हैं जिनका व्यास सबसे छोटा होता है। अब देखिए अगला प्रश्न। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को कहा जाता है। देखिए हृदय से रक्त जा रहा है शरीर के विभिन्न भागों में, तो ये जो रक्त वाहिकाएं हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को ले जाती हैं वो कहलाती हैं आर्टरीज या फिर धमनियां। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? देखिए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच, ऑप्शन बी में। तो ये यहाँ पर सही होगा, कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, विली, जो कि परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न
मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी धमनी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है वह है महाधमनी। यहाँ पर का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? देखिए, साफ रक्त की बात की जा रही है, यानी कि ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त की बात की जा रही है। तो कौन सी ऐसी रक्त वाहिकाएं हैं जो फेफड़ों से ले जाएंगी रक्त को हृदय तक और साफ रक्त को ले जा रही हैं? तो ये है फुफ्फुस सिरा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर को सही होगा। फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी वेन, एक ऐसी शिरा है जो कि साफ रक्त यानी कि ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? देखिए, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यह है महाधमनी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। महाधमनी हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। अंतिम प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है? देखिए, स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और ये पूछा गया है कि किसमें रक्तदाब को मापता है। तो यहाँ पर को जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही होगा। धमनियाँ, आर्टरीज। स्फिग्मोमैनोमीटर धमनियों में रक्तदाब को मापता है। तो ये थे आज के कुछ प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को हल कर पाए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। और जिन साथियों ने आज पहली बार हमारी क्लास ज्वाइन की है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन मानव हृदय ह्यूमन हार्ट में। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।